वसीयत क्या है? कौन कर सकता है वसीयत? किस संपत्ति का वसीयत हो सकता है? वसीयत कितने प्रकार का होता है? क्या वसीयत का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? वसीयत कब रद्द किया जा सकता है? वसीयत का प्रोबेट कब ज़रूरी है? इस वीडियो में वसीयत के बारे में पूरी और विस्तृत बातें करेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज पाठक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल रिव्यूज़। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए हम जानते हैं वसीयत क्या है। वसीयत या इच्छा पत्र एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति की व्यवस्था करता है, अर्थात अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी तय करता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 3 में वसीयत की परिभाषा दी गई है। वसीयत का अर्थ वसीयतकर्ता की अपनी संपत्ति के संबंध में अपने इच्छा का कानूनी रूप से संचारण है, जिसे वह अपनी मृत्यु के बाद लागू होने की इच्छा रखता है। वसीयत या इच्छा पत्र के लिए ज़रूरी है कि वसीयत करने वाला बालिग हो, स्वस्थ हो और दिमागी रूप से दुरुस्त हो एवं उसके पास वसीयत के योग्य संपत्ति हो। अंधा, गूंगा और बहरा व्यक्ति भी वसीयत बना सकते हैं, बशर्ते कि वे इसके प्रभाव और परिणाम को समझते हों। सोचने समझने से हीन और दिमागी रूप से अस्वस्थ व्यक्ति वसीयत करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसे इतनी समझ नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी चल एवं अचल संपत्ति का पूर्ण एवं आंशिक या ऐसी कोई संपत्ति जो व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके अधिपत्य या स्वामित्व में हो या जिन्हें प्राप्त करने का वह व्यक्ति कानूनी अधिकारी हो, उसे वसीयत कर सकता है। कोई व्यक्ति अपनी निजी अर्थात स्व अर्जित सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति, गिफ्टेड प्रॉपर्टी या उपहार में मिली हुई संपत्ति, वसीयत में मिली हुई संपत्ति को ही वसीयत कर सकता है। ज्वाइंट प्रॉपर्टी या संयुक्त परिवार की संपत्ति में मिले अपने हिस्से का भी वसीयत कर सकता है। वसीयत के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वसीयत की वैधता। वसीयत एक मृत व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में अपने संपत्ति के संबंध में की गई व्यवस्था है जो उसकी मृत्यु के बाद प्रभावी होती है, यानी कि सैद्धांतिक रूप से एक वसीयत वसीयतकर्ता के निधन पर प्रभावी होती है और अनंत काल तक वैध रहती है, अर्थात वसीयत का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। दूसरी तरफ वसीयत करने वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी भी इसे निरस्त कर सकता है या बिना निरस्त किए ही दूसरा वसीयतनामा तैयार कर सकता है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक से अधिक वसीयत अर्थात कई वसीयत कर सकता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए अंतिम वसीयत की ही विधि मान्यता है। बाकी सभी वसीयत स्वतः ही गैर कानूनी अर्थात अमान्य हो जाते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा से जितनी बार चाहे वसीयत बदल सकता है, लेकिन उसकी मृत्यु से पहले तैयार की गई अंतिम वसीयत ही प्रभावकारी होता है। वसीयत के बारे में तो आप जानते या सुने होते हैं, लेकिन वसीयत के प्रकार के बारे में जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। दरअसल वसीयत दो प्रकार के होते हैं। पहला विशेषाधिकार युक्त वसीयत और दूसरा साधारण या गैर विशेषाधिकार युक्त वसीयत। विशेषाधिकार युक्त वसीयत एक अनौपचारिक वसीयत होती है जिसे सैन्यकर्मी, वायु सैनिक, नौसैनिक या मर्चेंट नेवी कर्मी द्वारा बनाया जाता है जो किसी साहसिक लंबी यात्राओं या युद्ध में गए हुए होते हैं। विशेषाधिकार युक्त वसीयत को लिखित में या मौखिक घोषणा के रूप में और अपनी जान जोखिम में डालने जा रहे लोगों द्वारा एक अल्प समय के नोटिस द्वारा तैयार कराया जाता है। इसमें वसीयत की औपचारिकताएं पूरी करना आवश्यक नहीं है। बाकी सभी वसीयतों को साधारण या गैर विशेषाधिकार युक्त वसीयत कहा जाता है। वसीयत का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। वसीयत एक सादे कागज़ पर भी तैयार किया जा सकता है जिसकी पूरी कानूनी मान्यता है और वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद यह उतना ही प्रभावी होता है जितना कि रजिस्टर्ड या पंजीकृत वसीयत। अर्थात वसीयत अनरजिस्टर्ड एवं रजिस्टर्ड दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन वसीयत की प्रामाणिकता को बढ़ाने के लिए वसीयत का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 18 के अनुसार एक वसीयत को वैकल्पिक रूप से रजिस्टर्ड कराए जाने का प्रावधान है। वसीयत को रजिस्टर्ड कराने के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे वसीयत की विश्वसनीयता शक के दायरे में नहीं रहती तथा वसीयत सुरक्षित रहता है एवं खोने का डर नहीं रहता और वसीयतकर्ता द्वारा उसकी कॉपी भी प्राप्त किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, वसीयतकर्ता के जीवित रहते रजिस्टर्ड वसीयत की कॉपी रजिस्ट्री ऑफिस से
कोई अन्य व्यक्ति नहीं ले सकता। केवल वसीयतकर्ता के मृत्यु के पश्चात ही उसकी कॉपी प्राप्त की जा सकती है, जबकि वसीयतकर्ता जब चाहे उसकी कॉपी ले सकता है। सबसे पहले यह जान लें कि वसीयत का लिखित में होना आवश्यक है, लेकिन वसीयत का कोई निर्धारित फॉर्मेट नहीं होता है। इसे किसी अधिवक्ता या किसी पेशेवर व्यक्ति द्वारा अथवा स्वयं भी तैयार किया जा सकता है। आप अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रारूप में वसीयत अथवा लिखवा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ बातों का दर्ज होना आवश्यक होता है। आइए हम इसको बारी बारी से विस्तारित कर जानते हैं। पहला, वसीयत में सर्वप्रथम वसीयतकर्ता का नाम, उम्र, पिता का नाम तथा अस्थायी एवं वर्तमान पता का पूरा विवरण देना होता है। दूसरा, वसीयतकर्ता को अपनी वर्तमान स्थिति एवं पारिवारिक विवरण देना चाहिए। तीसरा, इन दोनों के पश्चात वसीयतकर्ता को अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्ति जिसका वह वसीयत तैयार करना चाहता है पूर्ण विवरण दिया जाता है। इसमें ज्वाइंट प्रॉपर्टी में अपने हिस्से की जानकारी भी देना आवश्यक है। चौथा, वसीयतकर्ता वसीयत में अपनी संपत्ति को किन किन लोगों को किस अनुपात में देना चाहता है उसका विवरण लिखा जाता है। यदि वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति में से किसी व्यक्ति को कुछ भी देना नहीं चाहता तो उसका विवरण भी यहीं लिख दिया जाता है। यदि वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति को अपने परिवार को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहता है तो उसका भी स्पष्ट विवरण देना आवश्यक है। पांचवा, वसीयत में वसीयतकर्ता यदि अपनी संपत्ति को लेकर कोई शर्त रखता है तो उसका भी स्पष्ट विवरण दिया जाना चाहिए। और अंत में छठा, वसीयतकर्ता अपने वसीयत की स्वीकृति के रूप में अपना हस्ताक्षर बनाता है एवं अंगूठे सहित 5 अंगुलियों का निशान बनाता है तथा प्रमाण के लिए 2 गवाहों का हस्ताक्षर तिथि के साथ करवाया जाता है। यदि वसीयतकर्ता हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तब अंगूठे एवं अन्य अंगुलियों के निशान ही दर्ज करना पर्याप्त है। चूँकि वसीयत में गवाह का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए गवाह अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा न हो कि साक्ष्य से पूर्व या वसीयतकर्ता के मृत्यु से पूर्व ही गवाह की मृत्यु न हो जाए और वसीयत साक्ष्य विहीन हो जाए। एक और बात, वसीयत के गवाह वही व्यक्ति बन सकता है जिसका वसीयत से कोई हित या लाभ न हो। एक वसीयतकर्ता अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति की एवज में किए गए वसीयत को कभी भी निस्तारित कर सकता है या उसमें बदलाव कर सकता है। एक वसीयत हो जाने के बाद यदि वसीयतकर्ता द्वारा दूसरा वसीयत बना देने पर नए वसीयत से पूर्व के सभी वसीयत स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं। केवल वही वसीयत प्रभावी होता है जो वसीयतकर्ता की मृत्यु से पूर्व आखिरी वसीयत हो। एक और महत्वपूर्ण बात, एक वसीयत को वसीयतकर्ता की इच्छा के बिना कानूनी प्रक्रिया द्वारा भी विखंडित किया जा सकता है। जैसे कि वसीयत करने के पश्चात यदि वसीयतकर्ता विवाह कर लेता है तब विवाह से पूर्व का वसीयत विखंडित हो जाता है। प्रोबेट की प्रक्रिया में सक्षम न्यायालय अपने मोहर से एक वसीयत को प्रमाणित घोषित करता है। प्रोबेट से एक निजी दस्तावेज कानूनी दस्तावेज बन जाता है। प्रोबेट जब न्यायालय द्वारा जारी कर दिया जाता है तो यह प्रमाणित हो जाता है कि वसीयत वैध है और सही है तथा वसीयतकर्ता ने अपनी पूरी योग्यता से वसीयत का निर्माण कराया था। जिस प्रकार वसीयत को रजिस्टर्ड करना जरूरी नहीं है, उसी प्रकार वसीयत को प्रोबेट करना भी जरूरी नहीं है। यदि वसीयत की गई संपत्ति को लेकर कोई झगड़ा नहीं है या वसीयत को कोई चुनौती नहीं है तो प्रोबेट की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वसीयत के आधार पर संपत्ति को आपस में बांटा जा सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वसीयत को लेकर भविष्य में कोई संदेह पैदा न हो या इसकी वास्तविकता और प्रामाणिकता को लेकर कोई संकट पैदा न हो तो वसीयत की प्रामाणिकता सिद्ध करा लेना यानी वसीयत का प्रोबेट करा लेना जरूरी है। इस प्रकार न्यायालय का प्रोबेट ऑर्डर यानी प्रमाण पत्र वसीयत की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। अगले वीडियो में कुछ और रोचक और ज्ञानवर्धक बातें लेकर आऊँगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरा सपोर्ट करते रहिए।